हेलो गाइस, वेलकम टू रिसोर्स अड्डा। आज हम फंडामेंटल राइट्स का सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। पहले लेक्चर में हमने आर्टिकल 13 तक देखा था। ओके, अभी हम आर्टिकल 14 से शुरू करते हैं। ये आर्टिकल किसके बारे में है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके, जो हमारा स्टेट जो है वो हर एक पर्सन को जो है लॉ के अगेंस्ट इक्वालिटी प्रोवाइड करता है और उसका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी प्रोवाइड करता है विद इन हमारी इंडिया की टेरिटरी। ओके, तो ये जो लॉ है वो क्या करता है हर एक पर्सन पे, ओके, वेदर हमारा वो सिटीज़न हो या फॉरेनर हो, तो हर एक को मतलब ये प्रोविज़न लागू रहती है। ओके, तो यहाँ पे पर्सन जो रहता है, जो पर्सन उन्होंने बताया कि हर एक पर्सन मतलब उस पर क्या 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 आता है, हमारा मतलब लीगल पर्सन भी आता है, उसमें से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन रहेगा या कंपनी रहेगा, एक आधी सोसाइटी रहेगा, तो सभी को हम लीगल पर्सन कंसिडर करते हैं इस जो राइट के अंडर। ओके, तो ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कहते हैं हम, तो ये कंसेप्ट कहाँ से आती है? वो ब्रिटिश ओरिजिन की कंसेप्ट है। ओके, और जो दूसरी जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से उसका ओरिजिन आता है। तो पहली कंसेप्ट क्या डिनोट करती है? तो ये कहती है कि मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो क्या कहती है, तो ये क्या करती है, स्पेशल प्रिविलेज, मतलब कोई भी पर्सन को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं देती। ओके, और जो सभी पर्सन रहते हैं उनको ऑर्डिनरी लॉ के बिफोर, मतलब हर एक लॉ के बिफोर उसको एक साथ एक समान कंसिडर करती है। ओके, और कोई भी पर्सन वेदर मतलब वो रिच हो या पुअर हो या हाई और लो, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल हो, तो कोई भी हमारे लॉ के अबो नहीं है। ये बताता है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ। और जो सेकंड कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो क्या कहती है? तो वो क्या मतलब सभी सर्कमस्टांसेस में वो इक्वल, मतलब सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देता है। ओके, मतलब कोई ये जो कंसेप्ट है वो सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड है। ओके, सेकंड क्या है, मतलब सिमिलर, ये जो लॉ है उसका सिमिलर एप्लीकेशन होता है। वो ऑल पर्सन मतलब जो सिमिलरली सिचुएटेड है, तो उनके ऊपर सिमिलर उसका एप्लीकेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ओके, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो जो पहली फॉर्मल कंसेप्ट जो थी ब्रिटिश ओरिजिन की, तो वो क्या थी, वो निगेटिव कंसेप्ट थी, और लेटर जो मतलब अमेरिकन ओरिजिन की जो कंसेप्ट है वो पॉजिटिव कंसेप्ट है। ओके, लेकिन बोथ जो कंसेप्ट है वो क्या क्या इस्टेब्लिश करती है? इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस। ओके, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने वेदर मतलब इक्वल्स या अनइक्वल आर मतलब उसको ट्रीट डिफरेंटली ट्रीट नहीं किया जाएगा। ओके, तो जहाँ पे मतलब उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है वहाँ पे आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होता। ओके, तो आर्टिकल 14 क्या फॉरबिड करता है? तो क्लास लेजिस्लेशन को फॉरबिड करता है, और ये मतलब आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए अलाउ करता है। ओके, बट जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो जो है वो आर्बिट्रेरी या आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। ओके, रादर दैन इट शुड बी मतलब बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशियल या सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन पे होना चाहिए। ओके, बाद में आता है जो कंसेप्ट बोली जाती है रूल ऑफ लॉ, तो ये कंसेप्ट किसने सबके सामने रखी थी? ये जो कंसेप्ट है प्रोपाउंडेड बाय एवी डाइसी, जो कि थे ब्रिटिश जूरिस्ट थे। ओके, तो ये जो रूल ऑफ लॉ है उसके 3 एलिमेंट है। कौन से? तो पहला जो है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। ओके, तो उसका क्या मतलब है? मतलब नो मैन, मतलब कोई भी पर्सन जो है उसको पनिश नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट उसने एक आधा लॉ ब्रेक किया है। ओके, सेकंड क्या है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ओके, दैट मीन्स इक्वल सब्जेक्ट में सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, वेदर वे पुअर हो गए या हाई हो या रिच हो गए या ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल हो गए, तो उनको ऑर्डिनरी लॉ के सामने इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और थर्ड क्या कहती है? तो जो इंडिविजुअल के राइट जो होते हैं वो मतलब प्राइमरी है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के आगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिविजुअल्स के राइट्स का ही रिजल्ट है, ये कहता है। लेकिन जो ये थर्ड कंसेप्ट है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू नहीं है। ओके, जो पहले 2 कंसेप्ट है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे लागू है, लेकिन ये कंसेप्ट यहाँ पे क्या कहा है? प्राइमेसी ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल।
ओके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजल्ट है हमारे इंडिविजुअल्स के राइट का, लेकिन हमारे यहाँ मतलब अपोजिट थिंग है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है हमें राइट। ओके मतलब यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्राइमरी है। ओके यहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो है ओके जो आर्टिकल 14 में बोला है, तो वो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ओके तो वो हमारे मतलब डिस्ट्रॉय उसको अमेंडमेंट से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ओके तो आर्टिकल 14 जो है उसके उसके कुछ एक्सेप्शंस है, उसके बारे में देखते हैं। ओके हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर जो रहते हैं उसको कुछ तरह की इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है आर्टिकल 368 के 361 के अंडर। ओके कौन सी, तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो रहते हैं वो कोई भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं रहते। उनके मतलब उन्होंने जो पावर उसको एक्सरसाइज किया है पावर का, और पावर का यूज़ किया है ड्यूरिंग उनके ड्यूटी में, तो उसके लिए वो आंसरेबल नहीं रहेंगे कोई भी कोर्ट में। ओके और उनका गवर्नर और प्रेसिडेंट का जो टेनर रहता है 5 ईयर का, उसके अंदर उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। ओके उनको अरेस्ट या इम्प्रिजन भी नहीं किया जाएगा प्रेसिडेंट और गवर्नर को ड्यूरिंग उनके ऑफिस में। ओके और नो सिविल प्रोसीडिंग, प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट कोई भी सिविल प्रोसीडिंग भी जारी नहीं की जाएगी, एक्सेप्ट उनका उसके पहले 2 मंथ की नोटिस देनी पड़ेगी। ओके उसके बाद ही वो सिविल प्रोसीडिंग जारी कर सकते हैं। ओके अगर एक आधे पर्सन ने मतलब न्यूज़पेपर में एक आधा ट्रू रिपोर्ट ओके हमारे जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग रहती है उसके बारे में ट्रू रिपोर्ट अगर पब्लिश किया, तो उसको भी लायबल सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा। ओके हमारा मेंबर जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर रहते हैं, अगर उन्होंने हमारे मतलब लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग में अगर कोई भी बात कही, तो उसके लिए वो लायबल नहीं रहेगी कोई भी कोर्ट में। ओके दोनों जगह यही कहा है। ओके बाद में आता है हमारा जो आर्टिकल 31C जो है वो आर्टिकल 14 के लिए एक्सेप्शन है। ओके मतलब जहाँ पे आर्टिकल 31C आता है, यहाँ पे लिखा है वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन आर्टिकल 14 गोज आउट। तो आर्टिकल 31C किसके बारे में है, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, तो उसके बारे में आर्टिकल 31C है। ओके तो उसमें कौन से आएंगे, आर्टिकल 39B एंड C ओनली, याद रखिएगा। आर्टिकल 31C जो है वो किसके बारे में, आर्टिकल 39B एंड C के बारे में। ओके जो फॉरेन रूलर्स रहते हैं या एम्बेसडर रहेंगे, डिप्लोमेट्स रहेंगे, उनको क्या मिलता है, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत उनको इम्यूनिटी दी जाती है। ओके और हमारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या इसकी कोई भी एजेंसी रहेगी, उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाएगी। ओके बाद में आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टन ग्राउंड्स। कौन से ग्राउंड्स है देखते हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे ओनली वर्ड यूज़ किया है, याद रखिएगा। ओके तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे 2 वर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन से डिस्क्रिमिनेशन एंड ओनली। ओके तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है उसका, तो कोई भी एडवर्स डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा। ओके और किसको भी अनफेवरेबली ट्रीट नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो वर्ड है ओनली, वो क्या डिस्क्राइब करता है कि ओनली ऑन दिस ग्राउंड, मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर उनको कोई भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। ओके जो आर्टिकल 15 की सेकंड प्रोविज़न है वो क्या कहती है कि कोई भी सिटीज़न उसको डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली क्या, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे उसके रिगार्ड उसको अगर शॉप रहेगा, पब्लिक रेस्टोरेंट रहेगा, होटल्स रहेंगे या पब्लिक एंटरटेनमेंट की कोई भी प्लेसेस रहेगी, तो उनको मतलब डिसेबल मतलब उसको अपोज नहीं किया जाएगा इंटर करने के लिए। और सेकंड जो रहेगा, यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स,
रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली और पार्टली बाय स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू यूज ऑफ जनरल पब्लिक्स। ओके, याद रखिएगा। तो ये जो प्रोविज़न है सेकंड प्रोविज़न, तो वो क्या करती है, बोथ मतलब स्टेट या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को उसको डिस्क्रिमिनेशन किया तो उनको मनाही करती है। और जो फॉर्मर जो पहली कंसेप्ट थी ए वाली, तो वो सिर्फ स्टेट्स को प्रोहिबिट करती है। ओके, उसके लिए 4 एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 के लिए। वो कौन से हैं? तो स्टेट जो है स्पेशल प्रोविज़न वुमेंस को जो स्पेशल प्रोविज़न दी जाती है उसके लिए वो परमिट कर सकता है। जैसे कि रिजर्वेशन दिया गया है वुमेंस को सीट्स में, अगर लोकल बॉडीज़ में, तो वो अलाउ करता है। ओके, और दूसरा क्या है, अगर कोई भी स्पेशल सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास रहेगा उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न की, तो उसके लिए भी स्टेट परमिट करता है। ओके, बाद में स्टेट इज़ एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। कहाँ पे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने के लिए, वो भी एक एक्सेप्शन है। ओके, बाद में क्या है, ये जो है वो 10% सीट्स का जो है हमारे अभी 2019 में आया है, EWS जो बोलते हैं, तो वो भी एक एक्सेप्शन के अंडर आता है। ओके, अभी देखते हैं OBC जो कैटेगरी है उनको जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो अब वो जो एक्सेप्शन सी का जो एक्सेप्शन है कौन सा, ये इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस का जो है कब ऐड किया गया है? तो 93rd अमेंडमेंट जो हुई थी 2005 में, तब ऐड किया हुआ है उसको। ओके, तो इस जो मतलब ऑर्डर को इफेक्ट देने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 को बनाया गया, और उसमें क्या कर दिया, 27% रिजर्वेशन दे दिया गया OBC क्लास को। ओके, कहाँ पे एडमिशन लेने के लिए? IITs IIM रहेंगे तो उनमें। ओके, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया 2000 में, वो इस डिसीजन को अपहेल्ड कर दिया। ओके, इस कोटा को, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, क्या बताया कि क्रीमी लेयर को इस्टेब्लिश किया जाए। ओके, तो यहाँ पे मतलब जो क्रीमी लेयर में जो मतलब मेंबर या पीपल आते हैं, तो उसके बारे में लिया है। तो ये ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई भी मतलब गवर्नमेंट सर्विस में वगैरह है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो क्रीमी लेयर में ऐड हो जाएगी, या और वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ओके, बाद में आता है रिजर्वेशन फॉर EWS। ओके, ये मैंने पहले ही बताया 2019 में हुआ। ओके, तो इस पे क्या है, हमारा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 2019 में, उसमें उन्होंने क्या कर दिया, 10% रिजर्वेशन दे दिया EWS कैटेगरी में। तो EWS में कौन आते हैं मेंबर, जो अभी तक उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, तो वो पीपल रिजर्वेशन EWS के अंडर आते हैं। तो उसके लिए कोई तो मतलब क्राइटेरिया रखा होगा, उसके बारे में देखते हैं। उनका जो एनुअल इनकम रहेगा फैमिली का, वो कितना रहना चाहिए, बिलो 8 लाख रुपीज़। और उसको और भी कोई क्राइटेरिया है, तो इसके बारे में देखते हैं। उनकी जो टोटल लैंड रहेगी, तो वो कितनी रहेगी, बिलो 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड। ओके, और उसका रेसिडेंशियल फ्लैट जो रहेगा वो कितना रहना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट रहेगा। और रेसिडेंशियल प्लॉट अगर रहेगा तो कितना रहेगा, 100 स्क्वायर यार्ड और उसके बिलो रहना चाहिए। ओके, अगर वो म्यूनिसिपैलिटी में है, और अगर म्यूनिसिपैलिटी के बाहर रहेगा तो 200 स्क्वायर यार्ड तक, 200 स्क्वायर यार्ड तक चलेगा। ओके, ओके, यहाँ पे बताया कि मतलब अगर EWS का स्टेटस देना है, तो उसके लिए जो रिजर्वेशन का मतलब क्राइटेरिया जो रखे है, तो उसके लिए कंसिडर करने के लिए क्या करेंगे, जिसको रिजर्वेशन चाहिए उसमें उसके फादर मदर और कोई भी सिबलिंग रहेगा 18 साल के बिलो, तो उसका उनकी सबकी जो उनके नाम पे रहेगी ज़मीन, तो वो कंसिडर की जाएगी। उसके बारे में ये 3rd और 4th पॉइंट बताया गया है। ओके, बाद में आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, टू ऑफिस अंडर द स्टेट। ओके, और यहाँ पे कोई भी सिटीजन मतलब उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंट। ओके, उसके लिए 4 एक्सेप्शन है। तो पार्लियामेंट जो रहेगा वो क्या करेगा, जो रेसिडेंस रहेगा उसको प्रिस्क्राइब कर सकता है, अगर एक आधी एम्प्लॉयमेंट स्टेट्स के अंडर एम्प्लॉयमेंट रहेगी तो उसके बारे में। ओके,
तो इसके लिए उन्होंने क्या एक एक्ट बनाया, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज अ रेसिडेंट टू एक्ट 1957 बताया, लेकिन वो बाद में 1974 में एक्सपायर हो गया। अभी सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये एक्ट लागू है। ओके, और स्टेट क्या कर सकता है, मतलब बैकवर्ड क्लास वगैरह रहेगा तो उसके उनको रिजर्वेशन दे सकता है एक आधे स्टेट मतलब पोस्ट में अपॉइंट करने के लिए। ओके, और एक आधा रिलीजियस और डोमिनेशनल अगर इंस्टीट्यूशन रहेगी तो उसका जो ऑफिस रहेगा वो पर्टिकुलर रिलीजन के लिए ही मतलब रिजर्व किया जाएगा। ओके, और ये ईडब्ल्यूएस का फिर से आ गया 10% जो रिजर्वेशन दिया है इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल्स के लिए। ओके, वो भी एक एक्सेप्शन है। ओके, अभी देखते हैं मंडल कमीशन। मंडल कमीशन कब आया था? 1979 में जब मोरारजी देसाई गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था तभी उन्होंने बीपी मंडल कमीशन बैठाया था। तो वो किसके लिए? जो हमारे सोशल यानी इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस रहेंगे तो उसके लिए उनके एडवांसमेंट के लिए जो मेजर सजेस्ट करने के लिए ये जो कमेटी है बिठाई गई थी। उस कमेटी ने 1980 में उसका रिपोर्ट पब्लिश कर दिया। तो उसमें टोटल उन्होंने बताया कि टोटल 3743 कास्ट है सोशली यानी एजुकेशनली बैकवर्ड। तो उसके लिए उन्होंने, और वो कितना कंस्टिट्यूट करता है? 52% ऑफ पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करता है। तो उस ये कमीशन ने क्या रिकमेंड किया है कि टोटल 27% रिजर्वेशन दिया जाए ओबीसी को। ओके, तो बाद में मतलब 10 ईयर्स आफ्टर इन 1990 वीपी सिंह गवर्नमेंट जो फॉर्म हुआ तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम 27% रिजर्वेशन दे रहे हैं ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। ओके, अगेन बाद में नरसिम्हा राव जो मतलब गवर्नमेंट फॉर्म हुआ बाद में 91 में, उन्होंने क्या कह दिया कि हम उसमें से भी प्रेफरेंस देंगे पुअरर सेक्शन को, उस जो 27 रिजर्वेशन है उसमें। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि 10% जो है रिजर्वेशन हम एक्स्ट्रा इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल को दे रहे हैं, लेकिन वो जो 10% को जो से है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने इनवैलिड बता दिया। ओके, 10% रिजर्वेशन को, ओनली 27% रिजर्वेशन को वैलिड कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि टोटल कोटा जो रहेगा रिजर्वेशन को वो 50% को ब्रीच नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 50% रूल को उन्होंने ऐड कर दिया। ओके, और उन्होंने बताया कि ये ओबीसी के लिए जो कमीशन रहेगा उसके लिए एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश की जाए। ओके, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल कहा है उसके ऊपर उन्होंने एक रामनंदन कमेटी बिठाई गई। किसके बारे में? तो जो क्रीमी लेयर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसने कब 1993 में अपना मतलब रिपोर्ट सबमिट किया। तो याद रखिए क्रीमी लेयर के लिए कौन सी कमेटी? रामनंदन कमेटी। ओके, बाद में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एस्टेब्लिश कर दिया 1993 में। तो ये कैसा कमीशन था? एक स्टैट्यूटरी कमीशन था। ओके, लेकिन बाद में 2018 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई, तो उसके तहत से उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। और उसका आर्टिकल कौन सा है? 338B। ओके, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, तो इसके लिए क्या है? आर्टिकल 338B। ओके, तो जो हमारा जो रिजर्वेशन के जो रूलिंग मतलब ये है स्टेटस है उसको नलीफाई करने के लिए 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया कब? 1995 में। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने आर्टिकल 16 के अंडर एक नई प्रोविज़न ऐड कर दी। ओके, तो उन्होंने क्या बताया कि रिजर्वेशन जो है प्रमोशन में भी ऐड कर दिया जाए। ओके, फॉर किसको किसको? SC ST। ओके, तो क्या बिकॉज वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किए गए हमारे स्टेट सर्विस में। ओके, तो बाद में आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 85 भी हुआ कब? 2001 में। तो उन्होंने कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी मतलब सीनियरिटी के तहत जो हमारे यहाँ रिजर्वेशन मिलता है या प्रमोशन होता है तो उसके ऐड कर दिया कब? 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ओके, तो बैकलॉग वैकेंसी के जो बारे में जो है उन्हें वो वाज मतलब उसको नलीफाई कर दिया। तो कब? वो 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 में। ओके, और यहाँ पे एक नई प्रोविज़न आर्टिकल 16 में ऐड कर दी। उसके क्या कहे? स्टेट को एम्पावर कर दिया कि जो अनफिल्ड रिजर्वेशन वैकेंसी जो रहेगा तो उसको नेक्स्ट ईयर के लिए भी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? तो 50% का कोटा जो है वो ब्रीच नहीं करना चाहिए। ओके,
बाद में 76th अमेंडमेंट आया 1994 में, वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट जो आया था तो उसको 9th शेड्यूल में रख दिया, क्योंकि वो जो है 50% कोटा को ब्रीच कर रहा था। उन्होंने कितना टोटल 69% रिजर्वेशन दिया था उस टाइम। ओके, हमने वो रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस पहले ही देखा है। कितना कितना अमेंडमेंट हुआ था, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2019। ओके, तो आगे देखते हैं। बाद में आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 किसके बारे में है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, यहाँ पे अनटचेबिलिटी है, उसके बहुत सारे मीनिंग है। तो उसको मतलब इफेक्ट देने के लिए 1976 में जो एक्ट था अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 जो था, उसको क्या बताया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, क्योंकि उसका जो स्कोप था उसको एनलार्ज करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो है सिविल राइट जो है उसको क्या कहा जाता है, राइट एक्रूइंग टू पर्सन बाय, मतलब जो अनटचेबिलिटी जो है उसका जो यहाँ पे उन्होंने स्कोप जो है एनलार्ज कर दिया अंडर आर्टिकल 17। ओके, जो अनटचेबिलिटी के जो कंसेप्ट है यहाँ पे डिफाइन नहीं की गई। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन मैसूर हाई कोर्ट जो है उन्होंने बता दिया कि जो आर्टिकल 17 जो है, मतलब यहाँ पे अनटचेबिलिटी मतलब नॉट लिटरली या ग्रामेटिकली उसको लेना चाहिए, बट यहाँ पे मतलब जो हिस्टोरिकली हम बोलते हैं प्रैक्टिस डेवलप हुई थी, तो इसका मतलब ये मत नहीं है कि सिर्फ मतलब वो अनटचेबिलिटी, लेकिन जो सोशल डिसेबिलिटी इम्पोज की जाती है एक आधे पर्सन के क्लास के ऊपर, तो उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने ऐड किया गया। ओके, मतलब यहाँ पे ये सोशल बाइकॉट को कवर नहीं करके, मतलब फ्यू इंडिविजुअल का अगर सोशल बाइकॉट किया जाता है, ओके, और उसको उनको एक्सक्लूड किया जाता है तो ये कवर नहीं करते इसके अंडर। ओके, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि आर्टिकल 70 जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी है। ओके, नॉट ओनली अगेंस्ट स्टेट। ओके, बाद में आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 किसके बारे में है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ओके, तो यहाँ पे कौन से टाइटल्स हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल 4 प्रोविजन दी गई है। यहाँ पे क्या है, इट प्रोहिबिट स्टेट्स फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल ऑन एनी बॉडी। ओके, एक्सेप्ट हमारे जो मिलिट्री या एकेडमिक रहेंगे वो उनके एक्सेप्शन है। ओके, तो ये क्या करते हैं, सिटीजन्स को प्रोहिबिट करते हैं कि एक आधा फॉरेन कंट्री जो रहेगा उसको अगर एक आधा टाइटल दे रहा है तो उसको वो नहीं ले सकते। और एक आधा फॉरेनर हमारे यहाँ एक आधा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है तो वो भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं ले सकते, एक्सेप्ट उन्हें कंसेंट लेना पड़ेगा हमारे प्रेसिडेंट का। ओके, और यहाँ पे नो सिटीज़न और फॉरेनर हमारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड कर रहे हैं, ओके, तो कोई भी वो प्रेजेंट या इम्प्लीमेंट या कोई भी ऑफिस फॉरेन स्टेट का एक्सेप्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, तो यहाँ पे एक बात क्लियर होती है, जो पहले टाइटल दिए जाते हैं महाराजा, राज बहादुर, राय साहब वगैरह, वो जो टाइटल है वो कैसे है, हेरिडेटरी मतलब कैरेक्टर के टाइटल है, तो हमारा आर्टिकल जो 18 है वो उनको बैन करता है। ओके, तो इन 1996 क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट जो था उन्होंने हमारे जो नेशनल अवार्ड्स रहते हैं जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मा अवार्ड, जैसे कि मतलब ये 3 अवार्ड, तो उनको अपहोल्ड कर दिया कि ये उनके मतलब हेरिडिटरी टाइटल नहीं है। ओके, यहाँ पे दिखा दिया है आर्टिकल 18 दैट प्रोहिबिट्स ओनली हेरिडिटरी टाइटल्स। ओके, तो यहाँ पे दिया है कि आर्टिकल 18 वाई मतलब दे आर नॉट, जो हमारे जो मतलब एकेडमिक टाइटल वगैरह रहेगा वो 18 को वायलेट नहीं करते, बिकॉज उन्होंने क्या कहा कि मेरिट शुड नॉट बी मतलब इक्वालिटी डज नॉट मैंडेट दैट मेरिट शुड नॉट बी रिकग्नाइज। अगर हम इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने जाएंगे तो यहाँ पे मेरिट को हम मतलब बढ़ावा नहीं दे सकते। ओके, जो नेशनल अवार्ड जो थे तो कब इस्टेब्लिश किए थे, 1954 में, लेकिन बाद में जनता पार्टी जो आई थी उन्होंने 1977 में उनको अबोलिश कर दिया। ओके, लेकिन बाद में 1980 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने उनको फिर से स्टार्ट कर दिया। ओके, बाद में आता है राइट टू फ्रीडम।
ओके। इसमें कौन सा आता है, आर्टिकल 19 जो रहता है उसमें 6 राइट है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट। कौन से? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट टू मूव फ्रीली विदाउट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ओके। ओरिजिनल मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तब उसमें आर्टिकल 19 में 7 राइट्स थे। ओके। लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी जो था वो 44th अमेंडमेंट से उसको रिमूव कर दिया। तो अभी टोटल 6 राइट्स है आर्टिकल 19 में। ओके। यहाँ पे आर्टिकल 19 जो है ओनली स्टेट एक्शन के अगेंस्ट ही प्रोटेक्ट किया जा सकता है और ना कि इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट। ओके। और ये जो राइट है वो सिर्फ हमारे सिटीजन्स को ही अवेलेबल है। हमें याद रखना, हम पहले ही बताया सिटीजन्स को कौन से राइट सिर्फ मतलब सिर्फ सिटीजन्स को है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। ओके, याद रखिए। ओके। स्टेट जो है हमारा तो वो कोई तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रख सकता है, जो ये जो 6 राइट है उनके ऊपर। ओके। तो उसके अब पहला देखते हैं, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके। तो यहाँ पे जो हमारे सिटीजन्स रहते हैं उनको उनको इनके जो व्यूज़ है उसको व्यूज़ या ओपिनियन रहेंगे, बिलीव्स रहेंगे, तो उनको एक्सप्रेस करने का फ्रीडम है। ओके। तो कैसे वो बाय माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और इन एनी मतलब मैनर। ओके। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में उन्होंने ये बातें बताई, कौन से? राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू, ओके, एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर। ओके। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, फ्रीडम राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। ओके। राइट टू टेलीकास्ट। ओके। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ऊपर मोनोपोली नहीं है। ओके। राइट अगेंस्ट बंद, ओके, राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटी, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर, राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। यहाँ पे याद रखिए राइट टू स्ट्राइक नहीं है। ओके। यहाँ पे स्टेट जो है कोई मतलब रीजनेबल मतलब रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उनके ऊपर, ऑन द ग्राउंड ऑफ सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ओके। बाद में आता है फ्रीडम ऑफ असेंबली। ओके। तो यहाँ पे हर एक सिटीजन्स को असेंबल होने का राइट है, पर बट कैसे? विदाउट आर्म्स। ओके। तो यहाँ पे राइट उनको कौन सा राइट इंक्लूड होता है? राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेक आउट प्रोसेशंस। ओके। तो पब्लिक मीटिंग होल्ड कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ले सकते हैं, या एखादे मतलब प्रोसेशन भी उसको जारी रख सकते हैं। ओके। लेकिन ये जो फ्रीडम जो है वो सिर्फ हमारे पब्लिक लैंड को ही, लैंड के ऊपर ही एक्सरसाइज किया जा सकता है, ना कि हमारे प्राइवेट लैंड के ऊपर। ओके। और ये कैसा रहना चाहिए? पीसफुल रहना चाहिए और विदाउट आर्म रहना चाहिए। ओके। तो ये जो प्रोविज़न है वो वायलेंट या मतलब अगर एक आधा डिसऑर्डर या मतलब राइट वगैरह हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ओके। यहाँ उसके भी ऊपर स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है टू प्रोटेक्ट सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए भी उसके ऊपर मतलब इम्पोज रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है। जो हमारा CRPC का सेक्शन 144 है, यहाँ पे क्या बताया गया? मैजिस्ट्रेट जो रहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? एक आधी असेंबली मीटिंग या प्रोसेशन है उसको रिस्ट्रेन कर सकते हैं अगर उसमें कोई भी ह्यूमन लाइफ को रिस्क है। ओके। तो इसके मतलब उसको स्टॉप कर सकते हैं। ओके।
और आईपीसी का सेक्शन 141 है वो क्या कहता है कि 5 से ज़्यादा अगर पर्सन एक साथ आते हैं, ओके, अनलॉफुली, ओके, और वो अगर रेजिस्ट करना चाहते हैं एक आधा लॉ और लीगल प्रोसेस, या फोर्सिबली एक आधे पर्सन की प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करना चाहती है, ओके, तो उनको मतलब गवर्नमेंट उसको अपोज कर सकता है, ओके। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ओके। तो यहाँ पे हर सिटीज़न को एक एसोसिएशन, यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने की परमिशन दे दी गई है। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया हुआ है, उसको बाद में हम देखेंगे, ओके। यहाँ पे क्या क्या आता है, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, सोसाइटी, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस, ओके। तो ये जो कोई भी पर्सन की बॉडी फॉर्म करने का यहाँ पे राइट है, ओके। यहाँ पे नॉट ओनली मतलब एसोसिएशन स्टार्ट करने का राइट है, ओके, तो उसको इसका जो एसोसिएशन रहता है यूनियन के साथ वो भी जारी रखने की परमिशन है, ओके। यहाँ पे निगेटिव राइट भी इंक्लूड होता है कि नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एसोसिएशन, ओके। यहाँ पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जा सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ओके। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि जो ट्रेड यूनियन रहेंगे, ओके, तो यहाँ उनको गारंटी रहेगी नहीं रहेगी, तो इफेक्टिव मतलब बार्गेनिंग के लिए उनको गारंटी नहीं दी जाएगी, या राइट टू स्ट्राइक को भी, ओके, और लॉकआउट डिक्लेयर करने के लिए भी उनको गारंटी नहीं दी जा सकती। बाद में आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ओके। तो ये कहाँ से आता है, हमारे इंडिया की टोटल टेरिटरी है उनके, इसके अंदर कहाँ पे भी फ्रीली मूव कर सकता है कोई भी हमारा सिटीजन, ओके। मतलब एक कोई भी स्टेट की बॉर्डर उसको अपोज नहीं कर सकती, हर एक स्टेट में वो फ्रीली मूव कर सकता है, ओके। और किसके लिए, तो नेशनल फीलिंग या मतलब उसको प्रमोट करने के लिए ये राइट दिया गया है, ओके। तो यहाँ पे ये इस पे भी कोई मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा सकती है, ओके। इंटर मतलब जनरल पब्लिक का रहेगा, या मतलब प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल एरिया रहेगा, ओके, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, ओके, उसका मतलब कल्चर, डिस्टिंक्टिव कल्चर रहेगा, लैंग्वेज रहेगी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन ला दिए जा सकते हैं, ओके। यहाँ पे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो प्रोस्टिट्यूट रहती है उनका भी मतलब मूवमेंट का जो फ्रीडम है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ के ग्राउंड पे, ओके। तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उसने बताया कि जो जिन पीपल को एड्स है वो भी उनकी भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, ओके। जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहती है उसके 2 डिमेंशन है, एक तो है इंटरनल मूवमेंट, ओके, राइट टू मूव इनसाइड कंट्री, एंड एक्सटर्नल मूवमेंट, ओके, मतलब आउट ऑफ द कंट्री, ओके। तो 19 क्या सिर्फ प्रोटेक्ट करता है, जो इंटरनल मूवमेंट रहेगी उसको प्रोटेक्ट करता है, और अगर हमें अब्रॉड जाना हो तो आर्टिकल 21 के अंडर आता है, ओके। बाद में आता है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, ओके, मतलब हर एक जो सिटीज़न रहेगा उसको वो कहीं भी मतलब हमारे कंट्री के कोई भी एरिया में वो सेटल हो सकता है, ओके। इसके 2 पार्ट है, ओके। तो पहला जो है राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ओके, टू स्टे एट एनी प्लेस टेम्पररीली, ओके, और परमानेंटली भी वो यहाँ पे रिसाइड कर सकता है कोई भी पार्ट में, ओके। तो किसके लिए राइट है, तो उसका इंटेंशन क्या है, तो इंटरनल बैरियर जो है विद इन कंट्री, तो उसको रिमूव करने के लिए। तो ये क्या करेगा, हमारा नेशनलिज्म है उसको प्रमोट करेगा और नैरो माइंडेडनेस को रिमूव कर देगा, ओके। तो इसके भी ऊपर कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है एक्सरसाइज ऑफ ऑन द 2 ग्राउंड, नेमली कौन से, जनरल पब्लिक प्रोटेक्शन है, ओके, और शेड्यूल ट्राइब जो रहेंगे उनके प्रोटेक्शन के लिए, ओके। जो आउटसाइडर रहेंगे उनको मतलब ट्राइबल एरिया में रेसाइड करने के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि उनकी जो डिस्टिंक्टिव कल्चर रहेगा या लैंग्वेज रहेगी तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि सर्टन जो एरिया रहेगा उसको बैन किया जाएगा। ओके, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट जो रहेगा, ओके, हैबिचुअल ऑफेंडर रहेगा तो उनको सर्टन एरिया में बैन कर दिया जाएगा। ओके, बाद में आता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ओके, जो सब सिटीजन्स है हमारे, उनको कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करने की परमिशन दी जा सकती है। ओके, ये जो राइट है वो बहुत ज़्यादा मतलब वाइड है। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब उसका विस्तार है। ओके, तो एक क्या है, स्टेट का मतलब स्टेट उसके ऊपर कोई भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रख सकता है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब जनरल पब्लिक जो इंटरेस्ट रहेगा उसके तहत रेस्ट्रिक्शन रख दिए जाते हैं। ओके, स्टेट को यहाँ पे एम्पावर कर दिया गया है कि जो कोई भी प्रोफेशन रहेगा या टेक्निकल क्वालिफिकेशन उसके लिए मतलब ऑक्यूपेशन के लिए एक क्वालिफिकेशन का नेसेसरी होना ज़रूरी है, तो उसके लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे वो कोई भी मतलब एक आधा बिजनेस रहेगा, ट्रेड रहेगा, तो उनको एक्सक्लूड कर सकता है उसको कैरी करने के लिए। ओके, अगर स्टेट एखादे मतलब बिजनेस के ऊपर अपनी मोनोपोली जारी करता है तो वो हमारा कोई भी पर्सन उसके लिए क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ओके, जैसे कि हमारी इंडियन रेलवे है वो सिर्फ स्टेट के अंडर आती है। ओके, यहाँ पे ये जो राइट है उसके अंदर हमारा राइट टू कैरी ऑन प्रोफेशन जो है, ओके, और बिजनेस और ट्रेड ऑक्यूपेशन, ओके, दैट इज़ मतलब जो इमोरल रहेगा उसको कैरी करने का जो राइट है वो नहीं दिया गया है। जैसे कि ट्रैफिकिंग इन वुमन रहेगा। ओके, और अगर एक आधा ड्रग्स या एक्सप्लोजिव का डेंजरस बिजनेस रहेगा तो उसको कैरी करने का राइट नहीं दिया जा सकता। ओके, उसको कैसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, लाइसेंसिंग के थ्रू। ओके, तो गाइज हमारा जो बाकी का पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।